नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मुद्दा में हम लोग ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत बीच-बीच में किया करते हैं। आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं पुष्परंजन जी। पुष्परंजन जी हमारे मुझे याद नहीं था उन्हें उनकी स्मृति बहुत अच्छी है, विलक्षण है। बीच में मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने याद दिलाया कि 20 साल पहले एक बार मैं यूके में था तो वहाँ से मैंने फ़ोन पे उनसे बात की थी। उनको याद था, ये बड़ी बात है। मेरे समवयी हैं और इस समय ब्रसेल्स के एक ईयू एशिया न्यूज़ के दिल्ली बेस्ड साउथ एशिया एडिटर हैं। सारी दुनिया घूम चुके हैं, 65 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। जर्मनी में जो ड्यूश वेले है उसमें लंबे समय तक संपादक रहे। भारत में हिंदुस्तान जागरण वगैरह में बहुत जगह काम कर चुके हैं। बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के इंटरव्यू कर चुके हैं दुनिया भर में। एक लंबा अनुभव है और नेहरू विश्वविद्यालय से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी में आपने एमए किया था और पत्रकारिता की पढ़ाई आपने शिकागो से की है। तो एक बहुत बड़ा अनुभव है उनके पीछे। बहुत अच्छी पोस्ट लिखते रहते हैं तो मेरा मन हुआ कि उनसे बात करें और अगर वो तैयार हो तो फिर आप लोगों को उनके साथ दुनिया की सैर कराई जाए। और कैसे दुनिया को देखने की एक दृष्टि हमारे समाज में पिछली सदी में रही है। इस सदी में उसके चैलेंजेस दूसरे हैं, तो उससे चेंजेस हो रहे हैं। जी के लिखने में, इनके पोस्ट वगैरह में आपको मिलेगी और जब आप बात करने के लिए वो उपलब्ध हैं, तो आपको मुझे लगता है कि बहुत आनंद आएगा उनसे मिलके आपको। तो पुष्प जी आपका जी, नमस्कार शीतल जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, जी। खूब अच्छी तरह से सुन रहे हैं और बहुत जी, अच्छी आवाज़ आ रही है। वो मेमोरी यहाँ चूँकि मुझे आप अक्सर याद आते रहे, आपकी पोस्ट और आपके रिएक्शंस पूरी जी, दुनिया में जी। लोग देखते हैं। शीतल जी नहीं, अपरिचित नहीं हैं साहित्य के लिए भी और पत्रकारिता के लिए भी। नहीं, नहीं, तो बहुत-बहुत शीतल जी के धन्यवाद। 20 साल पहले आपने लंदन जी, से, मैं जर्मनी था उस समय, तो जी, आपने जी, फ़ोन जी, किया कि हम लोग शायद जी, मिलें और खैर वो जी, जी, बात आई गई थी, हो गई थी। तो जी। बीच-बीच में ये संयोग है और बड़ा मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया। नहीं, 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 और मुझे तो बहुत दिनों से मन हो रहा था, तो फिर देखिए उस दिन आपका नंबर लिया मैंने और फिर हुआ कि बात जी, शुरू करते हैं। और तो आपकी टीम बहुत अच्छी है सत्य हिंदी की, बहुत ग्रो किया आप लोगों ने, एक जी, स्टैंडर्ड मेंटेन किया आप सबों ने। तो मैं जी, जी। अच्छा लगता है मुझे अब, और अच्छा तब और लगा जब आपने मुझे जोड़ा। जी। नहीं, नहीं, तो दुनिया अब यूनिपोलर से बाइपोलर या मल्टीपोलर होती हुई नज़र आ रही है पुष्प जी। आपने इतने लंबे समय से पत्रकारिता की है और सारी दुनिया को खुद वहाँ होके भी और लिख पढ़ के भी देखा है। कैसे इसको आप देखते हैं? पहले आपकी बात हम सुने फिर उसी में से प्रश्न निकलते जाएँगे। क्या सचमुच तो ऐसा हम संभव हो रहा है? जी, जी, आप कहें प्लीज़। यही मतलब इसकी संभावनाएँ जो हैं, क्या सचमुच ये वैसे तो दिख रहा है, लेकिन ये संभावनाएँ मल्टीपोलर होने की हमें घटती हुई आने वाले दिनों में दिखेंगी? देखिए, हम शुरुआत क्यों नहीं, कुछ बैकग्राउंड को जान लेना चाहिए थोड़ा-सा, एक ज़रूर, फ़ोकस के तौर पे। ज़रूर। जैसे ये जो बहुपक्षीय राजनय है, मल्टीपोलर डिप्लोमेसी, जी, 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया एक हुआ था। जी, उससे उसकी शुरुआत होती है और फिर उसके बाद वो लंबा कई सौ साल चलते-चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है, तो लीग ऑफ जी, नेशंस में उसकी मतलब कि बुनियाद रखी गई एक तरह से कि क्यों नहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। जी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते-आते बाइपोलर की कोशिश हो गई कि 2 महाशक्तियों के बीच में बँट जाए, जो आपको भी पता होगा। तो ये बाइपोलर बँटने के बाद फिर धीरे-धीरे वापसी हुई मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। हुँ, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड भी धीरे-धीरे मुझे लगता है कि अब ट्राइपोलर की तरफ हम जा रहे हैं। ट्राइपोलर मैं अच्छा। इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है हमारी डिस्कशन से कुछ और इस ट्रैक से हट के हम बात कर रहे हैं, उस पटरी से हट के। जी, जी, लेकिन ट्राइपोलर स्पेस में कह रहा हूँ क्योंकि जब आपने ये विषय मुझे दिया, तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि कैसे ये ट्राइपोलर हो सकता है। लेकिन जी, इस समय जिस तरह से चीन ने वन जी, बाय वन बुलाना शुरू किया अपने यहाँ, जो न्यूक्लियर पावर देश हैं, जी, न्यूक्लियर पावर देशों में से मुझे लगता है एक को छोड़ के बाकी सब ने वन बाय वन पेचिंग आना शुरू किया और वो सब लोग शी से मिले और सब चीजें चल रही हैं। तो जी, चीन ने जो
विगत कुछ महीनों से या कुछ वर्ष भी कह सकते हैं, और जब से ट्रंप से टकराव शुरू हुआ है तब से मुझे लगता है कि चीन ने अपने आप को एक और शक्ति के रूप में खड़ा किया है। ठीक। तो ट्राईपोलर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चीन जिस तरह से ये बाईपोलर को धीरे धीरे, जिस तरह से रूस के साथ भी उसके संबंध हैं, लेकिन रूस का अलाइड भी नहीं कह सकते हैं कि रूस का एकदम जो पुतिन कहते हैं वो शी मान लें। कुछ कई जगहों पर अफगानिस्तान का इशू हो या सेंट्रल एशियन इश्यूज हो, तो वहाँ जरूरी नहीं कि चीन बिल्कुल उसी लाइन पे जा रहा हो। तो कहीं कहीं फर्क पड़ा है और चीन ने अपने आप को साबित किया है उसके आगे भी कि हम भी एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। और अमेरिका से जो लड़ाइयाँ हुई और अभी ट्रम्प जिस तरह से आए, उससे देख के लगा कि चीन भी अपना दखल दे रहा है, इसलिए बाईपोलर से ट्राईपोलर की तरफ दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है। जी शीतल। तो चीन का जो विकास है, जिस तरह से उन्होंने चुपचाप अपने को अपनी योजनाओं पर केंद्रित किया और वो एक साम्यवादी देश के तौर पर बना रहा, उसके साम्यवादी होने पर बहुत तरह के प्रश्न आर्थिक और सामाजिक जगत में हमेशा बीच-बीच में उठते रहे। बहुत सारे साम्यवादी दलों में भी उसको लेके बहुत तरह के विचार आते रहे और जो दुनिया में इस सब चीज़ों की व्याख्या करते हैं, किताबें लिखते हैं, भाषण देते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर जो अध्ययन हुए हैं, उसमें इस तरह की बहुत सी शंकाएँ हुई। लेकिन जब उन्होंने अली बाबा के वो जो अली करके जो उनकी कंपनी अली बाबा ही, उसका जो मालिक है, जो बहुत बड़ा उद्योगपति के तौर पर और धनी आदमी के तौर पर विकसित हुआ था, जब उन्होंने उसको रोका और फिर एक लगा कि अब वो उन चीज़ों पर कंट्रोल कर रहे हैं और फिर उन्होंने कंट्रोल करके दिखाया। तो फिर वहाँ से जो बातें आईं उससे लगा कि नहीं, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित ही देश है और जिसमें पूंजीपतियों की भूमिका पॉलिट ब्यूरो को खरीदने की अभी हो पाने की संभावना नहीं है। तो एक तो ये प्रश्न भी ज़रूरी है चूँकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। आपकी इस पर क्या दृष्टि है? शीतल जी, बीच बीच में चाइना में जाता रहा और लेटेस्ट और उन सर्किल्स को भी देखता रहा जो कॉर्पोरेट का सर्किल है, जो कंट्रोल कर रहा है पावर को। शी का शहर भी मैं गया, युआन, जहाँ से शियन, नॉट अच्छा, युआन, शियन। तो शियन जो कि सिल्क रूट का, और जो आप हम सब जानते हैं कि वो जो मिट्टी के जो सैनिक हैं, जी। टेराकोटा वॉरियर्स, जी, जी, उसका जी। देख रहा हूँ। जी, तो वहाँ भी जो शी की जो पूरी पृष्ठभूमि है, वो जी। बिल्कुल जो बहुत जो पैसे वाले लोग हैं, हुँ, वो वाली पृष्ठभूमि है। मतलब जमींदार भी नहीं कहें उसे, और कॉर्पोरेट क्या कहा जा सकता है कि शी का पूरा बैकग्राउंड और उनकी रहन सहन सब कुछ सामान्य साम्यवाद तो नहीं, कहीं उसके दूर दूर तक साम्यवाद फटकता नहीं है। हाँ, जी, शी की जो ग्रूमिंग हुई, शी जब शुरू से जब बड़े हुए, और शी का जी। जो शैक्षिक बैकग्राउंड है उस पर भी सवाल होता रहा कि वो जब मजदूरी करते थे और मजदूर नेता के रूप में उभरे, उस समय कैसे उनकी साइंस के स्टूडेंट कैसे बन गए और कैसे उन्होंने रिसर्च किया, वो तमाम हुँ, सवाल उनके शैक्षिक बैकग्राउंड पे उठते रहे। फिर भी शी जो जिस सेटअप में धीरे धीरे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लेते चले गए, और पोलिट ब्यूरो का जो सेटअप है उसमें हुँ, ज्यादातर कॉर्पोरेट वाले लोग ही चले आए धीरे धीरे करके। हुँ, तो हुँ, हुँ, उसका फायदा और नुकसान दोनों ही हुआ। फायदा हुँ, ये हुआ कि धीरे धीरे चीन सशक्त कॉर्पोरेट कंट्री बन गया। हुँ, अमेरिकन जितनी बड़ी कंपनियां हैं, या जैसे अभी रिसेंटली ट्रम्प के साथ जो सज्जन आए थे, टेस्ला के जो मालिक हैं, हुँ। ट्रम्प के दोस्त भी थे कुछ दिन पहले तक, वो भी इस टूर में थे। और टेस्ला फिर नए सिरे से अपने आप को चीन में भी अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, और संभवतः उसके जो ऑटोमोबाइल्स हैं चीन में बने और भारत में सप्लाई हो, लाइसेंस तो भारत में भी है। तो ये जी, जी। स्ट्रेटेजी धीरे धीरे, और जितनी बड़ी चीनी कंपनियां, चाहे वो टेक्सटाइल्स की हों, चाहे वो हुँ, ऑटोमोबाइल्स की हों, या हुँ, और भी मतलब जो भी पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो बड़े घराने, औद्योगिक घराने, सबका हुँ, मैंने शंघाई में देखा है कि उनका सेटअप है, उनके बड़े ऑफिस है। हुँ, उसी तरह से चीन के दूसरे शहरों में भी उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो ये साम्यवादी चीन, और उनके यहाँ जो काम करने की शर्तें हैं, वो शर्तें भी बिल्कुल वो कॉर्पोरेट, आप कोई साम्यवाद वहाँ लागू नहीं होता है। 12 घंटे क्या, आपको 12 घंटे से ज्यादा भी काम करने हैं तो वो कराते हैं, भले ही उसके पैसे जिस रूप में देते हो।
तो कोई लेबर लॉ वहाँ उस तरह से नहीं है, फ्री लेबर लॉ भी मुझे देखने को मिला, तो हुँ, कागज में शायद पता नहीं कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज है। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट चाइना भी साथ-साथ दिखता है वहाँ पर, और उस कॉर्पोरेट चाइना का एक फ़ायदा हुआ कि सशक्त चाइना अभी यूरोपियन यूनियन के सप्लाई लाइन से बाहर हो जाए और अमेरिका की सप्लाई लाइन से ही बाहर हो जाए, तो धँस जाए बिल्कुल, वहाँ की पूरी इकोनॉमी को मुझे लगता है कि खत्म कर देंगे वो लोग। तो एक बड़े सवाल तमाम हैं बीच-बीच में कि कैसे चीन साम्यवादी चीन अगर कोई सोचता है भारत में रह के या नेपाल में रह के या दूसरे लोकेशन पे रह के, जैसे भले ही प्रचंड ने अपनी पार्टी का नाम माओवादी जोड़ दिया, बाद में चेंज भी किया, लेकिन हाँ, दरअसल वो चाइनीज माओवाद नहीं था, पेरुअन लिया था उन्होंने। जी, और जी। फिर चाइना के पैटर्न पे वो चल भी नहीं रहे थे, वो भी कॉर्पोरेट धीरे धीरे घुस पाया था। तो अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टियों का ढब भी बदल गया है, मुझे जो लगता है। अच्छा। रूस के बारे में आपकी क्या धारणा है? रूस में पुतिन मतलब उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने अंदर केंद्रित कर ली हैं और उसको जनता से स्वीकृति भी लगातार वो हासिल करते रहे हैं। मूलतः उनका बैकग्राउंड केजीबी का है और उन्होंने कैसे अमरीकी प्रभुत्व को धीरे-धीरे अपने देश की राजनीति में जो था, चुपके से आके अंदर से ऑर्गनाइज़्ड ढंग से पहले उन्होंने बहुत सारे वहाँ माफिया गिरोह हो पैदा कर लिए थे केजीबी ने, जिनके ज़रिए वो एसेट्स रोकते थे और वसूलियाँ करते थे, वहाँ से वो लोग पॉलिटिक्स में सफल हुए। वो भी अजीब-ओ-गरीब कहानी है कुल रूस की और उन्होंने अपने विरोधियों को, पत्रकारों को, जो भी वहाँ ऐसी आवाज़ डिसेंट थी, किस-किस तरह से निपटाया। बहुत सारे मामले तो बिल्कुल अमानुषिक हैं, जैसे उन्होंने वो जो एक उनका विरोधी था जिसको ज़हर दिया जर्मनी में पहले, फिर उसके बाद वो देश में आया लौट के तो उसको जेल में डाल के मार ही डाला और एक जो कोल के मालिक को भी जेल में ही रखा लंबे समय तक। ऐसे चीज़ों पर जिस तरह से नियंत्रण कर लिया, आप तो जिस वो समय भी एक लंदन आए थे आप जिस समय जी। लंदन आए थे, 2 केसेज़ हाँ, ऐसे तब हुए थे, वो घटना जिसमें हुई थी ज़हर बिल्कुल। दिया गया था। जी, 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 उसके आइसोटॉप डाल दिया था कॉफ़ी में। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल ये अच्छा आपने याद दिला जी। तो इस रूस के बारे में भी थोड़ा-सा आपकी राय सुन ली जाए। जी, देखिए, पूरा मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ, जो कुछ आपने कहा, वो जी, हुआ है और वास्तव में उसे पुतिन ने अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के जुनून में बहुत कुछ किया उन्होंने। एक जी, फ़र्क है हमारी लीडरशिप में और पुतिन की लीडरशिप या चाइना पर फिर मैं बार-बार लौट के आ रहा हूँ। एक जी, फ़र्क तो ये है कि ये साइलेंट डिप्लोमेसी इनकी है, साइलेंट पॉलिटिक्स है। मुट्ठी बंद हुँ, रखते हैं और अपने समय पे ही बोलते हैं। इनके प्रोपेगेंडा मशीन भी दूसरे तरीके से वर्क करती है, हमारी तरह नहीं। फ़र्क है जी, हमारे। जी, इसलिए जी, लीडरशिप धीरे-धीरे मजबूत होती चली गई। पुतिन ने जो इन दिनों तेल की, आप मुझसे बेहतर व्याख्या नहीं, कर सकते हैं पुतिन की नहीं, नहीं, चीज़ों प्लीज़, को, क्योंकि रूस के प्लीज़, टच में आप हैं। नहीं, पुतिन ने जिस तरह से यहाँ की रिफाइनरीज को अपने संपर्क में लिया और एक बहुत अच्छा फ्लो था, यहाँ से प्यूरिफाई सब कुछ को प्यूरिफाई कराई अपने पेट्रोलियम को और फिर सप्लाई कीजिए। आपकी सप्लाई लाइन जो यूरोप का है उसको जिंदा रखा उन्होंने। ये क्लैशेस जिस तरह से हुए पुतिन और ट्रंप के बीच में, क्योंकि ट्रंप की उस मार्केट को छीन रहे थे धीरे धीरे। आज क्या हुआ है, जिस तरह से ये पूरा पूरा मुझे लगता है पानी का युद्ध से ज्यादा तेल का युद्ध हो गया है, तेल का युद्ध क्योंकि है। और इसमें जी, मुझे लगता है कि पुतिन की साइलेंट डिप्लोमेसी, देखिए उस तरफ इन लोगों को फिर लौट के आना ही पड़ेगा। ठीक है, वेनेजुएला को आपने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जी, लेकिन जी, रूस के बगैर मुझे नहीं लगता है कि काम चलना है एनर्जी मार्केट में। जी, अभी जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होंगी, पूरा जी, यूरोप देखिएगा पुतिन की ओर देखना शुरू हो जाएगा, देखना शुरू क्योंकि कर इतने देगा। ह्यूज में कोई तैयार नहीं कि लोग मरे वहां पर। और वो हुँ, सारा जो गैस पाइपलाइन बैठी हुई है, हुँ, उसका धीरे धीरे मुझे लगता है कि कोई भी नाटो की नहीं सुनने वाला है, कोई अमेरिकन की बात को। चलिए भाई, आप चौधरात करते रहिए, लेकिन पुतिन को सीधा हम करेंगे, ये बात तो चलेगी। पुतिन एक ने छोटा जिस तरह सवाल से एक छोटा सवाल पूछ लूँ फिर आगे जी, बढ़ता हूँ जी, यूरोप की जी। तरफ। ये आपको क्या लग रहा है ये जो युद्ध यूक्रेन और रूस का चल रहा है, ये कब खत्म होगा? सॉरी, से इट अगेन। तो उक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये कब खत्म होने के आसार आपको लगते हैं? मुझे लगता है ये सर्दियां आने दीजिए, अच्छा, थोड़ा सर्दियों तक हम लोग इंतजार कर लें। ठीक है। अब मैं आपको यूरोप ले आता हूँ,
क्योंकि आप नहीं, इतने इसलिए वो दिन गैस सप्लाई भी उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे उसी से जुड़ा हुआ है। लग रहा है। एक और ध्रुव पैदा हो रहा था लेकिन उस तरह से वो बन नहीं पाया जब यूरोप ने यूरो फॉर्म किया था और यूरोप ने यूरोपीय यूनियन फॉर्म किया था। इंग्लैंड उससे अलग हुआ, वहां से एक उसमें कमजोरी आई थी ब्रेक्सिट के जरिए, लेकिन फिर भी अब यूरोप का एक बड़ा फॉर्मेशन है। तो क्या एक ध्रुव यूरोप भी कभी बन नहीं पाया उस तरह से? क्या इस बार जो अभी ईरान युद्ध हुआ इसमें बहुत सारे देशों ने अपनी राय अलग, फ्रांस ने रखी, स्पेन तो खैर चलिए एक लेफ्टिस्ट सरकार है तो सीधे-सीधे खड़ी हो गई उसके खिलाफ। इटली ने भी अभी हाथ झाड़ लिया और जर्मनी भी बीच में खड़ा है कुल मिला-जुला के और जर्मनी तो एक ज़माने में इंडस्ट्रियली तो लीडर ही है यूरोप का, फाइनेंशियली भी, इंडस्ट्रियली भी। तो क्या ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये भी एक ध्रुव के तौर पे बदलने की जो इसकी आकांक्षा है, क्या कभी पूरी हो सकती है? कभी ऐसा भी होगा? देखिए, यहाँ भी यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का ब्लॉक है, हुँ, यहाँ भी बहुपक्षीय राजनीति का जो सिद्धांत है, वो पूरी हुँ, तौर पे वहाँ पे लागू है। और हुँ, जहाँ-जहाँ जिस ब्लॉक में आप देखेंगे कि ये मल्टीलेटरलिज्म हावी है, उस हुँ, ब्लॉक में सबके अपने-अपने एक लॉबी विद इन लॉबी बन जाती है। हुँ, और उसी हुँ, हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ भी, जैसे हुँ, फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हुँ, बहुपक्षीय जो आइडिया है, ये हुँ, सार्क में क्यों नहीं सक्सेस हुआ? इसलिए कि एक पॉकेट सा बनता चला गया और बिखर गया। हुँ, यूरोपियन यूनियन में कई बार मुझे लगता है कि जब-जब किसी मेजर इश्यूज पे जब उनके डिफरेंसेज होते हैं, उस समय लगता है कई बार कि टूटने के कगार पे है। लेकिन हुँ, वो जुड़ता इसलिए है कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी ब्लॉक है। हुँ, 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 हुँ। तुर्की ने बहुत कोशिश की, नहीं घुस पाया वहाँ पर। नहीं घुसने तो दिया, जी। एक रिलीजन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर, बहुपक्षीय राजनीति में धर्म का इतना बड़ा रोल है कि हुँ, यूरोपियन यूनियन टूटता नहीं है, मतभेद होते हैं, मतभेद उनका बरकरार रहता है। तो सरकार उस रहती हिसाब से मुझे लगता है कि लेकिन नाटो में हाँ, वो लोग फिर अलग-अलग हो जाते हैं, फिर जुड़ते हैं। एक पूरा का पूरा अमेरिका की तरफ गए नहीं वो लोग, जबकि जी। अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहा था। धमकाया हुँ, भी ट्रम्प ने कि हम देख लेंगे आप सबों को। तो कहीं न कहीं बहुपक्षीय राजनीति जो है, उसकी हुँ, भूमिका रही है इस पूरे के पूरे मामले में। और मतभेद भी लगातार कई इश्यूज पे हुए हैं। ईरान वाले इश्यू पे इसलिए कई लोग पीछे हट गए, उसकी वजह थी फाइनेंस, फंडिंग सबसे ज़्यादा ईरान के लिए। कई सारी कंपनियाँ, आप तेहरान जाएँगे, मैंने खुद हुँ, देखा कि कई सारी कंपनियाँ जो यूरोपियन कंपनियाँ हैं, उनका ऑफ़िस वहाँ खुला हुआ है। तेहरान, तेहरान, इस्फ़ाहान, हाँ, तेहरान में, इस्फ़ाहान में, कई लोकेशन पर देखे मैंने, उनके अच्छा, ऑफ़िसेज़ वगैरह खुले हुए हैं और पैसा काफ़ी लगा है उनका। तो जब-जब हाँ। उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है, तो वो अमेरिकन ब्लॉक ब्लॉक के खिलाफ हो जाते हैं, कि नहीं जी, हम आपके साथ खड़े नहीं हैं। ये भी एक प्रेशर तो पड़ता है, मतलब वाशिंगटन पे एक प्रेशर तो ये पड़ता है। जी। अब अमेरिका चलते हैं। अमेरिका आपको क्या लग रहा है? अमेरिका घटना शुरू हुआ है? ट्रम्प के ज़माने में जो कोशिशें उन्होंने की हैं अजीब तरह की जिसको लेके दुनिया अलग-अलग तरह की व्याख्याएँ हैं उसकी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस वो समझता है अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए बाज़ार में अनाउंस कर के पैसे बना ले रहा है और पॉलिटिकल फ़ील्ड उसने बनाई ज़रूर है मागा की लेकिन पता नहीं वो उसे कितने दिन सस्टेन करेगी जो चूँकि यहूदियों से और क्रिश्चियन सुप्रीमेसी में भी आपस में थोड़ा बहुत नया ये शुरुआत हुई है। थोड़े फ्रिक्शन की शुरुआत हुई है। तो ये सब देख के इस अमेरिका को जो ट्रम्प के हाथ है अभी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी ज़माने में हम लोग ये मान के चलते थे कि यहूदी मीडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है, यहूदी जो आर्मामेंट्स वगैरह हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगता है कई पॉकेट्स, क्योंकि आप भी यूएस जाते रहते हैं और यू नो वेरी वेल, तो जी, वहाँ जिस तरह से ये पॉकेट्स तमाम बने हुए हैं, जी। पहले हम लोग मानते थे कि जो उनके कॉन्ग्रेसल लॉबी है, वहाँ पर यहूदियों की वर्चस्व है, बोलबाला है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मिड टर्म आ रहा है, उनके डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये तो ज़बरदस्ती है नेतन्याहू की जो चल रही ज़बरदस्ती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ भी उनको अपने जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं इज़राइल के, वहाँ बार-बार नेतन्याहू को मुश्किलें खड़ी हो रही हैं उनके लिए। ठीक उसी तरह से उसका असर पड़ रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स पर। ये जैसे-जैसे नवंबर आएगा, मुझे लगता है कि ट्रम्प के लिए घबराहट का सबब बनता जा रहा है।
कई सारे फैक्टर्स तो आए हैं, जैसे कि चाइना ने जिस तरह से अभी लॉबिंग की है और बार बार लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो एक असर अभी ईरान के मामले में जिस तरह से पैचअप हो रहा है, वो उसी का असर है। कहीं ना कहीं से चीन उसमें काम कर रहा है। अमेरिका में भी काम कर रहा है। जैसे वहाँ की खेती का इशू है, जो ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन में बताया भी, जर्नलिस्टों को शेयर किया था कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं क्या जमीनें जो हैं सस्ती हो जाए, जमीन हम सस्ती कर देंगे तो अमेरिकन जो ये लॉबी है, जो किसान लॉबी है, वो मेरे भी। पीछे तो किसान लॉबी का डर है ट्रंप को। धीरे धीरे वो उस तरफ, और जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ी हैं वहां पर, जबकि खुद उसका डोमेस्टिक सप्लाई अभी टॉप पे ही है। टॉप लेकिन पे। ट्रंप एक्चुअली क्या है, ये अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको याद होगा जब शुरू में ट्रंप आए थे, उन्होंने हम्म। फैमिली क्रिप्टो शुरू की, मेलानिया के नाम से क्रिप्टो, अपने खुद फैमिली मेंबर्स के नाम पे क्रिप्टो। तो वो हम्म। क्रिप्टो 2 सप्ताह के भीतर में कई बिलियन डॉलर का बिजनेस कर लिया था, जी। जो ट्रंप पूरे कार्यकाल में उतना पैसा नहीं बना पाते। ट्रंप की कंपनी के पैसे पेट्रोलियम बिजनेस में भी लगे हुए थे। हम्म। भारत में उनके कहाँ कहाँ ट्रंप टावर्स बने हैं, हम सबों को हम्म। पता है। दुनिया बहुत छोटी है तो लोगों को जी पता है, जो सोशल मीडिया जी पे जी उनको भी जी 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 नथिंग नहीं। तो जी। लगता है कि ट्रंप को अपने फैमिली से ज्यादा मतलब नहीं, और लास्ट टर्म उनका है, तो चाहे जो भी खाएं, जैसे भी उनका नागरिक अभिनंदन हो, नागरिक अभिनंदन की उनको चिंता नहीं है। कभी खुद पे ही गोली फायरिंग करवा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं। ये सब सिलसिला वो स्टंट का ही हिस्सा है। अभी जैसे 2 जानलेवा हमलों की कोशिश हुई, सो कॉल्ड जानलेवा हमला उनके ऊपर, जी जी ये जी। सब एक फ्रॉड है। कान पे भी जो इस चुनाव के टाइम में गोलियां चली थी और छेदते हुए निकल गई, तो दे आर वो तो ऑल बहुत, एक्सपर्ट पीपल। वो स्टंट बहुत खतरनाक था उसमें तो। बहुत खतरनाक स्टंट था। मतलब उसमें तो अगर वो स्टंट था तो फिर वो कमाल का। जरा सा अगर वो स्टंट था तो सुई बराबर भी अगर चूक हो जाती तो ट्रम्प जी गए क्योंकि वो होते, यूं से मुंह यूं होता तो गए थे, बस इतना ही था। बस गए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिकली इतना मॉनिटर्ड होती है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि जी वो जी जी। संकेत दे देता है कि आपको इसी रडार उसमें रहना है, जरा ओ, सा दाएं होगा तो यू हैव गॉन। ओ। तो वैसा नहीं, लिव लिव डेंजरसली, अरे जोखिम वो के तो। साथ जो जो नित्से का है, ट्रंप लगता है कि नित्से की हिसाब से चल रहे हैं कि चलो जी। भाई अपनी इकोनॉमी मजबूत कर लो जिस भी तरीके से। क्यूबा पे तो खैर किसी अगले कार्यक्रम में आपसे विस्तारित जी बात जरूर। करेंगे, लेकिन एक लैटिन अमेरिका पे आपकी टिप्पणी जरूर एक जनरल लेंगे। वेनेजुएला को तो अमेरिका ने छीन ही लिया है, मतलब वहाँ फिलहाल जो स्थिति है। हालांकि जनता में वहाँ बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह हुए हैं, और अंदर अंदर तो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं लैटिन अमेरिका, और ओवरऑल अमेरिका को पसंद तो नहीं किया जाता। भले इनकी वजह से वहाँ सरकारें बदल जाती हैं। बगल में बोलीविया में लोगों ने खदेड़ दिया है, जो अमेरिकन पर सरकार थी उसको, वो तो भाग गया देश वेश छोड़ के, जनता ने उसको खदेड़ लिया था। तो लैटिन अमेरिका में, और क्या आपको लगता है, एक सवाल तो पूछ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में, कि क्या क्यूबा रहेगा या क्यूबा जाएगा? देखिए बात, लीडरशिप क्यूबा की इस समय उतनी मजबूत नहीं है। फिदल कास्ट्रो का क्यूबा नहीं है, राहुल हम्म। बहुत बूढ़े हो चुके हैं। सेकेंड हम्म। लाइन ऐसी तैयार नहीं है मजबूत, और इनके जो हम्म। आर्मामेंट वगैरह हैं सब पुराने, रिप्लेसमेंट जैसे इक्विपमेंट पे इसको बनाओ और जुगाड़ करके कर लो, उस तरह के हैं। तो अगर युद्ध वास्तव में हो जाए तो क्यूबा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। वो तो जी कबूतर की तरह उठा के ले जाएंगे वहां की लीडरशिप। तो जी जी। इसलिए क्यूबा को क्यों नहीं मजबूत रखा लोगों ने, यहाँ आई मस्ट से कि रूस की भी कहीं ना कहीं चूक है। कम से हाँ। कम लैटिन अमेरिका में कोई जी। एक दो देश को, जैसे नॉर्थ कोरिया है तो एक मजबूत बना के रखा है ना, उस तरह से हम्म। आपने लैटिन अमेरिकन देश में एक दो देश को तो कम से कम मजबूत रखते। आर्मन हम्म। आपने, मतलब कि 15वीं 16वीं सदी के हथियार क्यों दे रखे हों? थोड़ा सा तो कुछ मॉडर्न चीजें दे दी है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रूस भी तो बहुत कमजोर हुआ, ये तो सच्चाई ही है। टूटने, सोवियत संघ के टूटने के बाद फिर रूस की वापसी में जो पुतिन युग आया, इस बीच में तो रूस में अमेरिकन भी तो बहुत घुस गए थे सब जगह। तो किसी किसी तरह इन्होंने अभी खाली किया है, लेकिन उनका फिर भी बहुत कुछ रूस में धंसे हुए हैं। तो ये भी शायद कारण रहा हो। क्या लगता लेकिन है? ईरान क्यों मजबूती से लड़ पाया? अब हम सब जानते हैं कि रूस और चाइना, इन दोनों जी ने जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। वो ऐसा जी कर जी सकते थे वो लोग वहां पर। जी 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 जी।
थोड़ा-सा जी। मेरे ख्याल है भौगोलिक कारण भी है। लैटिन हुँ, अमेरिका में हाँ, दूरी तो हो ही दूरी भी जाती है। वजह है, बस। जी, ये एक इश्यू है थोड़ा-सा। लेकिन लेकिन क्या इस हम सबक लेंगे? सारा कुछ हो रहा है, उससे भारत को क्या सबक लेना चाहिए? यही कि हाँ, जब ट्रम्प ने जो कहा मान लिया, जो पुतिन ने कहा मान लिया, क्या भारत की लीडरशिप में कोई रीढ़ है या नहीं है? मतलब ये सवाल तो चूँकि आपका है। अब भारत अब बिल्कुल 4-5 मिनट जो बचे हैं कार्यक्रम में, वो भारत पर ही आपका हम सुनना चाहेंगे। भारत को अब आप एक दक्षिणपंथी शासन है, जिसमें एक लीडर है जो चुनाव बहुत जीतते जा रहे हैं। उनकी पूरी पार्टी की मशीन बहुत ऑयल्ड है। देश के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट हैं, उस क्लास का उनको प्रचंड समर्थन है। जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है स्टेट का, उसमें उनका कब्ज़ा है पूरी तरह से, यहाँ तक कि जुडिशरी तक इस समय कहा जाता है, और दिखता भी है कि उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है जुडिशरी वगैरह में कहीं, बल्कि उनके लिए समर्थन है उसका भी। और जो इंस्टीट्यूशन इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वो लगभग उन्होंने निगल लिए हैं। तो वो एक अभी एक लंबी पारी भी खेल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि आर्थिक विषमता बहुत बड़ी हो गई है भारत में, और गरीबी में अंतर आया नहीं बल्कि गरीबी और बढ़ी है। आंकड़े झूठे चाहे जितने राजनीतिक रूप से बोले जाएँ, लेकिन चूँकि आप भी इस हिस्से से आते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जहाँ इस देश के सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की बड़ी आबादी है। तो हमें ज़्यादा आसानी से दिखाई देती है कि असली हालत क्या है। तो इस अभी जैसे देखा कि एक रातों-रात एक सोशल मीडिया सेंसेशन पैदा हुआ या किया गया कॉकरोच पार्टी, तो उसको इतना ज़बरदस्त समर्थन मिला। अच्छा, समर्थन उस क्लास का मिला जो हमारे समाज में निश्चित तौर पर प्रिविलेज्ड क्लास ही अपर कास्ट के लोग हैं, जो फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे या इन पे बहुमत तो उन्हीं लोगों का है। हमारे जो वर्किंग क्लास हैं, पिछड़ी दलित जातियों के, वो लोग तो उतना नहीं है इन चीज़ों पर। और ये तो इसमें अगर इतना समर्थन किसी इस तरह के गुस्से को मिल रहा है, बाकी मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाता कि कॉन्स्पिरेसी क्या है, वो सब होगी, भविष्य में पता लगेगा। लेकिन अभी तो मैं एक रिएक्शन देख रहा हूँ कि सवा 2 करोड़ करोड़ लोगों ने फटाफट इंस्टा पे 5 दिन में साइन कर दिया। 10 8-7 लाख लोगों ने एक पिटीशन बनी मिनिस्टर को हटाने की, उसपे साइन कर दिया। उसके अकाउंट्स इधर सरकार ने बंद-वंद करने की कोशिश की, वो सब मामला बन रहा है। मतलब उसको मैं देख रहा हूँ लगातार उसको ट्रैक्शन मिल रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पे मिल रहा है। तो इसलिए इस इनका जो भविष्य है उसको चुनौती भी नज़र आ रही है साथ-साथ। इसको सबको थोड़ा-सा आप की ओर से सुनना चाहेंगे, हमारे देखिए, दर्शक भी, मैं मुझे भी। क्या लगता है शीतल जी कि ये धीरे-धीरे एक टेस्ट हो रहा है लगातार। अब ये छोटा-सा टेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले, अचानक हमारे आपके मोबाइल पे वार्निंग कॉल आया, हाँ। भौंकाने वाला। क्या था वो? सिंपल ये कि आप कहीं आपदा में हैं, तो आपको तुरंत सूचना उस इलाके के लोगों को दे दी जाएगी। तो अगर ये आपदा से ही संबंधित था, तो उत्तर हुँ। प्रदेश में 110 शायद उससे भी कहीं 110 प्लस लोग आंधी-तूफान में मर क्यों गए? उनको सूचना जानी चाहिए थी। तो एक टेस्ट था कि हमारे आपके मोबाइल फ़ोन कितने मॉनिटर्ड हैं हुँ, गवर्नमेंट के हुँ। साइड से। हुँ, और हुँ, हुँ। दूसरा टेस्ट ये सब भी हो रहा है कि कोई प्रोपेगेंडा मशीन अगर काम कर रही है देश में, या कोई कॉकरोच पार्टी लॉन्च हो रही है या होने वाली है, या कोई ओपिनियन को गैदर किया जा रहा है किसी मंत्री को निपटाने के लिए, तो कितना असर है उसका, वो देखने के हिसाब से वो असर को चेक किया जा रहा है। दूसरा हुँ। ये कि सबसे बड़ी बात है कि नकल करने में बहुत मास्टरी हमारी है। हुँ, विश्व के हुँ। भले ही हम सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करें, ठीक है, आपकी ऑयल मशीन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई बार मशीन जो है ना अचानक से धँस जाती है। मैं कोई पॉलिटिकल फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई मशीन एकदम बहुत अच्छी चलती हुई भी, हम लोग मीडिया में रहे, प्रेस प्रिंट के लिए भी जा रहा है, तब तक मशीन ठप होके बैठ गई। बहुत अच्छी अच्छा। ऑयलिंग की हुई है। जी, जी, तो जी, जी। ये जो दक्षिणपंथी मशीन है, इसका उन्हीं के अंदर कौन सा कीड़ा खा रहा है और कब, कैसे और कब खा रहा है, ये तो भविष्य पे छोड़ते हैं उस चीज को। लेकिन ये कहते हैं ना कि सब चीज हमारा ओरिजिनल है। आपके हाँ। कैडर सब जाते हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से दीक्षा लेते हैं बाकायदा, जत्थे में गए हैं ये लोग। हाँ, हाँ, मुझे हाँ। ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर हैं, दोस्त हैं हमारे, तो हम लोग बैठ हाँ, के बातचीत एक दिन कर रहे थे, पेचिंग की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम हाँ। लोग क्या बात करते हो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ आपके बहुत सारे नेता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी आरएसएस के परिषद हैं और के हैं, बीजेपी के हैं। अच्छे लोग, बीजेपी के जी। सब जत्थे में हैं,
कहोगे लिस्ट शेयर कर देंगे हम लोग, वी हैव अ लिस्ट। तो मैंने कहा कि नहीं बस कुछ चुनिंदा नाम दे दो, दे दिया तो खैर शेयर किया। तो ये लोग हर चीज की नकल आप कर रहे हैं, आप कीजिए ना, दक्षिण पंथ कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश को तो ठीक करो भाई, अर्थव्यवस्था ठीक कर लो यहाँ की। क्या आप विद इन इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है जिसमें कि ठीक है आप इंडस्ट्री को देना चाहते हैं तो 2 3 4 को क्यों, आप उसी में बांटिए ना। आप खाली जितने उद्योगपति हैं इस देश में, चीन में कम्युनिस्ट आप पार्टी के 50 छांट लीजिए, 100 छांट लीजिए, 2 3 के लिए क्यों लॉबी कर रहे हैं पूरी दुनिया में? तो उनको भी गरीब जी, कर जी, रहे हो जी, आप, जी। जो आपके समर्थन, जो आपको फंड दे रहे हैं, आपकी पार्टी में दे रहे हैं। तो वहां भी अमीरियत में भी ये गरीबी की घास उगा रहे हैं, जहरीली घास। इसी बात पे आज का कार्यक्रम समेटते हैं। पुष्परंजन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और हम लोग कोशिश करेंगे आपसे और बातें हमारे दर्शकों के लिए हासिल करने की, और मुझे लगता है कि वो उनकी प्रतिक्रिया हमें बताएगी कि अगले कार्यक्रमों में हम उसमें और क्या चीज़ें इम्प्रूव करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.